पहला हेडिंग तुम यही लिखोगे, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। इंट्रोडक्शन टू सिलेबस लिखा क्या? अब तुम्हारा जो सिलेबस का, तुम्हारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है? तो तुम्हारा सिलेबस दो भाग में तोड़ा हुआ है, बोलो कौन सा? कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, वेरी गुड। कॉमन सेंस बाहर मत छोड़ के आना, कॉमन सेंस क्लास में लेके आना, ठीक है? अब कॉर्पोरेट लॉ में दो भाग है, एक है कंपनी लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट, तुम्हारा फाउंडेशन का दोस्त, और दूसरा है एलएलपी एक्ट, वो भी तुम्हारा फाउंडेशन का दोस्त है, ठीक है? वो भी तुम्हारा फाउंडेशन का दोस्त है। तो मतलब जो कंपनीज एक्ट और एलएलपी का जो पोर्शन था जो हम फाउंडेशन में पढ़ के आए थे, वो हमें इंटर में नहीं पढ़ना है क्या? वो हमें इंटर में पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, उसके अलावा भी पढ़ना है। एलएलपी एक्ट तुम जितना पढ़ के आए हो ना, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है? उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और जो एक्स्ट्रा है वो तो आता ही है। तो एलएलपी एक्ट ऑलमोस्ट पूरा एक्ट है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। कंपनी लॉ में तुमको कितना सेक्शंस पढ़ना है? कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस है? वो एक ही को पता है, बाकी तुम लोग कौन सा कंपनी लॉ पढ़े? टोटल कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस है। तो आपको क्या सारा 470 का 470 सेक्शंस पढ़ना है क्या? नहीं, हमारे सिलेबस में सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक है, ठीक है? हमारे सिलेबस में सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 1, नंदिनी 455 नहीं बेटा, 470 सेक्शंस है। 1 से लेकर के 148 तक पढ़ना है। उसके अलावा एक चैप्टर है फॉरेन कंपनी का, ठीक है? चैप्टर नंबर 22, बहुत दूर है, ठीक है? उसका सेक्शन नंबर है 379 से 393A, 393A। अच्छा, 393 भी है, उसके बाद 393A भी है, ठीक है? तो ये है पूरा अपना कंपनीज एक्ट का सिलेबस कि अपने को 1 से लेकर के 470 के बीच में ये पार्ट पढ़ना है। 1 से 148 एंड 379 से 393A तक पढ़ना है। एलएलबी एक्ट पूरा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉर्पोरेट लॉ पूरा तुम्हारा 70 मार्क का आता है, जिसमें कंपनी लॉ आएगा 60 मार्क का, एलएलपी एक्ट आएगा 10 मार्क का। हाँ, क्लास से बात करो तो मुझसे बात करो, उसके बाद अपने आप में बात करो, ठीक है? अच्छा, फिर अदर लॉज आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है? अब अदर लॉज 30 मार्क्स का है और चैप्टर भी 3 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 चैप्टर्स, तो हर चैप्टर कितना मार्क्स आएगा? 10-10 का आएगा, ठीक है? लिखो कौन कौन से चैप्टर्स है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है क्या? डन है यहां तक? अच्छा, कंपनी लॉ के बारे में तुमको ब्रीफ आइडिया है, एलएलपी के बारे में तुमको ब्रीफ आइडिया है,
लेकिन ये तीनों के बारे में तुमको कुछ नहीं मालूम है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को अपने प्यार से क्या बोलते हैं? फेमा बोलते हैं। जनरल क्लॉजेस एक्ट को प्यार से बोलेंगे जीसीए, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को प्यार से बोलेंगे आईओएस। ठीक है, अब ब्रीफ बैकग्राउंड हम तुमको दे रहे हैं तीनों ही एक्ट्स का। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तुम लोग सुनो ना, जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो तुमको आरबीआई का फंक्शन, अच्छा फाउंडेशन में भी इकोनॉमिक्स था, ठीक है, तो फाउंडेशन में आरबीआई का फंक्शन पढ़ा होगा। इट मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरे को बताओ, ये जो अभी कुछ मत लिखना, इतना लिख लियो ना और कुछ नहीं लिखोगे। तुम मेरे को बताओ, ये जो फॉरेन एक्सचेंज टर्म है, ये फॉरेन एक्सचेंज यूज कब होगा? जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? वन कंट्री इज कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस विद द अनदर कंट्री, मतलब इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस होता है, तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो फॉरेन एक्सचेंज इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में यूज किया जाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 1999 में। उससे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 हुआ करता था। ठीक है, 1973 हुआ करता था। तुमको सोचो, अब इंडिया ने जब फर्स्ट टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस किया था, जब इंडिया ने इनिशियली फर्स्ट टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस किया था, तब वो 2 साल के लिए गुलाम बन गया था। 2 साल बोल रहे हैं हम, सॉरी माय बैड, 200 साल के लिए गुलाम बन गया था, है कि नहीं? अब 1947 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, तो वो ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, और उनको तो था कि भाई अभी तो हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए ही हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग तुरंत ही क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो ये चीज हो सकता है शायद फिर से हो जाए और हम फिर से 200 साल के लिए कैद हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया ने अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया। इंडिया ने अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब थी कि इट वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। आज हमारे पास तेल का तो कुआं नहीं है, तेल तो इंपोर्ट हो ही रहा है। उस टाइम पे फूड ग्रेन्स भी नहीं था। हाँ, उस टाइम पे फूड ग्रेन्स भी नहीं था, ताकि इंडिया के लोग ही खा सके, उतना खाना ही नहीं था, तो वो भी इंपोर्ट हो रहा था। फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट हो रहे थे, सब कुछ इंपोर्ट हो रहा था। आप इंपोर्ट कर रहे हो, पैसा तो फॉरेन एक्सचेंज में पे करोगे, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आ नहीं रहा है। फॉरेन एक्सचेंज कंट्री से जा तो रहा है, पर फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आ नहीं रहा है, क्योंकि आप सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हो सामान, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे क्या होगा, हमारा रिजर्व्स खाली होते चला गया। ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो इंडिया क्या सस्टेन कर पाता? कर ही नहीं पाता। उस समय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन था। रेगुलेशन क्यों था? क्योंकि हम रेगुलेट करते थे, हम कंट्रोल करते थे, हमने सब पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था। उस समय इंपोर्ट ड्यूटीज 100%, 200% हुआ करती थी, 300 भी हुआ करती थी। सारे वो आइटम्स डिपेंड करता है किस आइटम्स पे कितने हुआ करते थे, पर इतना तो मिनिमम होता था। 100-200% तो बहुत नॉर्मल सा बात था। ठीक है, ये होता था। बट फिर पता चला कि भाई हालत बहुत खराब हो गई है। अब जब रिजर्व कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम इंडिया के लोगों को सर्वाइवल ही नहीं, सर्वाइवल का चांस ही नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें? क्रॉस बॉर्डर खोलना पड़ेगा, बॉर्डर खोलना पड़ेगा। बट इस बार अपने मिस्टेक से, पास मिस्टेक से सीख करके हम प्रॉपर लॉज के साथ में बॉर्डर खोलेंगे। तब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो लाइसेंस वगैरह का जितना भी रेस्ट्रिक्शन था सबको ईज किया गया एंड ग्लोबलाइजेशन किया गया, जहां पे इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से मिक्स किया गया। एंड ठीक इसी के बाद में 1999 में दिस फेरा गॉट रिप्लेस्ड बाय फेमा। समझा? एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून 2000।
समझ आया? दिस इज अबाउट फेमा। ठीक है, अब देखो तुम जनरल क्लॉजेस एक्ट, डिक्शनरी देखे हो आज तक? डिक्शनरी तो देखे ही होगे, ठीक है। आज अगर मान लो तुम्हारे पास एक डिक्शनरी है, तुम्हारे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब इसके डिक्शनरी में जो वर्ड लिखा है, वर्ड के पास जो मीनिंग लिखा है, क्या तुम्हारी डिक्शनरी में भी सेम मीनिंग रहेगा उस वर्ड का? अभी ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड भी तो रहेगा ना, सेम रहेगा डिक्शनरी में मीनिंग। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है ना, इट इज नथिंग बट लॉज का डिक्शनरी, नथिंग बट लॉज का डिक्शनरी। बेसिकली जितने भी टर्म्स हैं जो लॉ में हर एक स्टैट्यूट में बहुत बार यूज किए गए हैं, तो हम हर जगह पे उसका मीनिंग लिखेंगे। जबरदस्ती क्या हो रहा है, एक्ट बड़ा हो जा रहा है। इससे बेटर है सारे लॉज का एक डिक्शनरी बना दो। तो इन्होंने जनरल क्लॉजेस एक्ट बना दिया जो बेसिकली लॉज का डिक्शनरी है। एंड सारे लॉज नहीं, सेंट्रल लॉज का डिक्शनरी है। कितने? सेंट्रल लॉज। क्या स्टेट भी अपना लॉ बनाता है? हाँ, हर स्टेट अपना लॉ बनाता है, पर उसके लिए उस स्टेट का अपना जनरल क्लॉजेस एक्ट होगा। हम यहाँ पे सेंट्रल पढ़ रहे हैं ना, तो हम जो जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल लॉज के लिए, सेंट्रल लॉज के साथ में एप्लीकेबल है। ठीक है, वेरी क्लियर, एकदम क्लियर है, श्योर। ये है जनरल क्लॉजेस एक्ट, डिक्शनरी ऑफ ऑल दी सेंट्रल एक्ट्स। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तुम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, तुम एलएलपी एक्ट पढ़ रहे हो, तुम जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ रहे हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये बताता है कि एक्ट पढ़ते कैसे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये बताएगा कि एक्ट पढ़ते कैसे। बात, अब इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, लिटरल कंस्ट्रक्शन है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है। तुमने सुना होगा कि लॉ का कंप्लायंस जो है ना, वो लेटर में भी होना चाहिए और वो स्पिरिट में भी होना चाहिए। सुना है क्या? नहीं सुना है तो बताती हूँ। लेटर मतलब क्या होता है? एज इट इज जो लिखा है उसको तुम मान लो। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट 30 दिन के अंदर सबमिट करना है तो आप 30 दिन के अंदर सबमिट कर रहे हो। जो लिखा है आप एज इट इज मान रहे हो, उसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर। जो लिखा है आप वो मान रहे हो, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ लॉ इन स्पिरिट का मतलब क्या होता है? स्पिरिट का मतलब ये होता है कि जिस इंटेंशन से लॉ मेकर ने लॉ बनाया था, आप उस इंटेंशन को कंप्लाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑफ लॉ इन स्पिरिट। गुड फेथ वाला चीज कि हमने क्या सोच के ये कानून बनाया था, क्या सोच के हमने ये कानून बनाया था, उसको कंप्लाई करना इज कंप्लायंस ऑफ लॉ इन स्पिरिट। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है ये हमको वो सारे प्रिंसिपल्स बताता है जिसमें हम लॉ का कंप्लायंस इन लेटर एज वेल एज स्पिरिट में कर सके। क्लियर है? पक्का? एकदम श्योर? नहीं, रूल्स अलग है, रेगुलेशंस पूरा अलग है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, समझा क्या यहाँ तक? ठीक है, इंटरप्रिटेशन हमें ये सब रूल्स बताता है या ये सब प्रिंसिपल्स बताता है। क्लियर है? ये तुम्हारा पूरा सिलेबस का तुमको ओवरव्यू मिल गया अच्छा खासा।